पिछले चैप्टर में आपने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, तो अब जो हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को पढ़ाने से पहले, आपको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा और बल वैद्युत द्विध्रुव पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, जिनके बीच की दूरी होती है 2l। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब जो मुझे समझाना है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इधर, -q से +q की ओर विद्युत क्षेत्र यानी कि E की डायरेक्शन है। अब क्योंकि ये आवेश है कहाँ रखा है, वैद्युत क्षेत्र में, इसलिए इस पर E के कारण एक बल लगेगा। इसी प्रकार से -q पर भी एक बल अप्लाई होगा और उसकी डायरेक्शन में आपको पहले बता चुका हूं। अगर प्लस आवेश है तो लगने वाले बल की दिशा होगी E की डायरेक्शन में, अगर माइनस आवेश है तो लगने वाले बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के। तो आपको ये बल पड़ रहा होगा कि +q आवेश पर कितना बल लगा हुआ है, QE, और -q आवेश पर कितना लगा हुआ है, -QE। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर मान लीजिए मैं इसको उत्तर मानूं तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, दक्षिण। QE लग रहा है उत्तर की ओर और -QE लग रहा है दक्षिण की ओर, क्योंकि -q आवेश और +q आवेश आपस में बराबर हैं और दोनों पर विद्युत क्षेत्र E लगा हुआ है, तो इसलिए F1 जो बल लग रहा है वो F2 के बराबर होगा। और यहां पर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रिया रेखा। आप क्रिया रेखा देखेंगे तो QE को मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो इसकी क्रिया रेखा +QE से जाकर के मिलेगी, और +QE को मैं पीछे बढ़ाऊंगा बल को तो इसकी क्रिया रेखा किससे जाकर के मिलेगी, -QE से। तो इसलिए ये बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो इनका टोटल रिजल्टेंट कितना आएगा, टोटल रिजल्टेंट आएगा 0। इस कंडीशन में बल आघूर्ण पर कुल बल जो लगता है वो लगता है 0। अब दूसरी कंडीशन देखिए, E की डायरेक्शन तो यही रखी मैंने, पहले मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखा था ऐसे, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया थीटा कोण पर और इसको रख दिया ऐसे। तो कैसे रख दिया, देखो जो पहले माइनस था वो आ गया नीचे और जो पहले +q आवेश था वो आ गया ऊपर, और ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो +q आवेश पर बल E की डायरेक्शन में लगेगा तो ये हो जाएगा +QE और इस पर -QE। यहां तक तो बात आ रही होगी समझ में। अब इसमें और इस चित्र में आपको जो मेन डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो डिफरेंस है इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं। यहां पर इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं आपस में मिल रही थी, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा इधर और इसको बढ़ाऊंगा इधर तो क्या ये दोनों क्रिया रेखाएं आपस में मिल जाएंगी, ये क्रिया रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। इस वजह से ये बल इस बल को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में ये इसको कैंसिल नहीं कर सकता, तो ये बल अपना अलग इफेक्ट दिखाएगा इस द्विध्रुव आघूर्ण पर और ये -QE अपना अलग इफेक्ट दिखाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा इधर को और ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा इधर को, तो क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये तो इधर घुमा रहा है और ये इधर घुमा रहा है। अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण घूमने के लिए स्वतंत्र है तो ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस आघूर्ण में घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी। और घूमने की प्रवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं, घूमने की प्रवृत्ति को ही हम बोलते हैं आघूर्ण। और किसकी वजह से घूम रहा है, बल की वजह से, बल नहीं बल के जोड़े की वजह से, इसलिए हम इसको बोलते हैं बल युग्म या
बल आघूर्ण। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो अब मैं इसके आर्टिकल की बात करता हूं। बात करते हैं हम इसके डेरिवेशन की। तो सबसे पहले डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आघूर्ण को हम डिनोट किससे करते हैं? आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं टाउ से, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टोर्क। ठीक है, तो टोर्क पर जाने से पहले वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितनी? 12, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये सबको दिखाई दे रहा होगा। माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई बल लगा हुआ है, प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू ई बल लगा हुआ है। अब आपको ये मालूम पड़ गया है कि इनकी बल रेखाएं आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए ये बल बराबर होने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। इस वजह से ना तो ये बल जीरो हो पाएगा और ना ही ये बल जीरो हो पाएगा। इसकी वजह से ये बल वैद्युत द्विध्रुव को इधर खींचेगा और ये खींचेगा इधर, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर ये वैद्युत द्विध्रुव घूमने के लिए स्वतंत्र है तो ये अपने मध्य बिंदु पर घूमना प्रारंभ कर देगा इस तरीके से। और इसी घूमने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? इसी घूमने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं टाउ। तो अब ये जो टाउ है आखिरकार ये होगा कितना, किस किस पर डिपेंड करेगा, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाउ का फॉर्मूला। टाउ क्या होता है? बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए टाउ बराबर बल कितना? F गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए एक बल तो लग रहा है इधर और एक बल लग रहा है इधर। इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी? इनके बीच की लंबवत दूरी यही तो है, ये जो लंबवत दूरी है। इसी प्रकार से अब इस आर्टिकल में देखिए, इस चित्र में आइए, एक बल किधर लग रहा है? इधर, और एक बल लग रहा है इधर। तो इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी? इनके बीच की लंबवत दूरी यही तो होगी जो मैंने डिनोट की हुई है OB डॉटेड लाइन से। तो लंबवत दूरी कितनी हो गई? OB। तो क्या मैं बलों के बीच की लंबवत दूरी की जगह OB लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टाउ बराबर F गुणा OB। तो टाउ बराबर F का मान चाहे तो आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो प्लस वाला लूंगा क्योंकि मुझे माइनस साइन तो नहीं मिलेगा कम से कम। अब OB कैसे निकालेंगे? OB को निकालने के लिए हम यूज करेंगे त्रिकोणमिति का। जब आपको मालूम है ये कोण क्या है? थीटा। ये कोण 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार, और 2L ये जो है ये हो जाएगा लंब, और जो तीसरी भुजा है ये हो जाएगी कर्ण। तो देखिए मुझे कौन कौन सी भुजा चाहिए? ये मुझे मालूम है, ये मुझे चाहिए, तो लंब और कर्ण ही तो चाहिए। और लंब और कर्ण किस में होते हैं? लंब और कर्ण होते हैं साइन में। तो मैं क्या लिखूं? लंब बटे कर्ण बराबर क्या? साइन थीटा। लंब की वैल्यू कितनी? OB बटे कर्ण की वैल्यू कितनी? कर्ण की वैल्यू 2L, पूरा कर्ण है, बराबर साइन थीटा। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई? OB बराबर 2L साइन थीटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने पहले से ही फिगर में डिनोट कर रखी थी ये। ठीक, तो OB की जगह मैं क्या रख सकता हूं? OB की जगह मैं रख सकता हूं 2L साइन थीटा। अब देखिए टाउ बराबर Q इंटू 2L। Q मैंने ये लिया, 2L मैंने ले लिया, गुणा E साइन थीटा। तो टाउ का फॉर्मूला क्या हो गया? टाउ बराबर ये किसके होता है? चूंकि P बराबर
Q इंटू 2L, तो P की जगह में Q इंटू 2L की जगह में क्या रख दूं P, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टाउ बराबर P E साइन थीटा। तो उम्मीद है टाउ बराबर P E साइन थीटा आपसे निकालना आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो टाउ जो है किस किस पर डिपेंड करेगा, टाउ डिपेंड करेगा द्विध्रुव आघूर्ण पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर और द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाले कोण पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वेक्टर। पहले विशेष स्थितियों की बात कर लें, दो चार विशेष स्थितियां ले लें। विशेष स्थितियां, पहली यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो टाउ क्या होगा, टाउ मिनिमम, भाई थीटा साइन 0 पर मिनिमम होता है तो इसलिए साइन मिनिमम तो टाउ मिनिमम, तो टाउ मिनिमम की वैल्यू पी ई गुणा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना, साइन 0 का मान 0, तो टाउ मिनिमम की वैल्यू कितनी, टाउ मिनिमम की वैल्यू 0। अब मैक्सिमम कितनी होगी, दूसरी कंडीशन में आप मुझे जरा बताइए कि साइन की वैल्यू किस कोण पर मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री में लूं तो टाउ, भाई जब थीटा की वैल्यू 90 पर मैक्सिमम है साइन की, तो टाउ भी तो मैक्सिमम होगा, तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा पीई। अब आपके लिए यहां दिख रहा होगा टाउ, बाद में डिस्कस करेंगे। पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश। जब पी और ई दो सदिश राशि है और इन दोनों सदिश राशियों का जो गुणनफल आ रहा है टाउ, ये भी कैसी राशि है, ये भी राशि है सदिश। तो क्या मैं टाउ के फॉर्मूले को सदिश फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता हूं, तो वही सदिश फॉर्म में फॉर्मूला कैसे होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बी साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए चलो मैं लिखने दे रहा हूं यहां पर, समझ लेना, वेक्टर ए क्रॉस ठीक, तो बिल्कुल क्या ये और ये आपस में मैच कर रहे हैं, ए की जगह क्या है पी, बी की जगह क्या है ई, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं पी क्रॉस ई, ठीक है ना। अब हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तो इसका सदिश फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका सदिश फॉर्मूला आ जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब बात कर लेते हैं टाउ की डायरेक्शन की, कि आखिरकार टाउ की डायरेक्शन निकलेगी कैसे। तो टाउ की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे सीधे हाथ का। किस हाथ का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सीधे हाथ का। ये जो P क्रॉस ई है, P क्रॉस ई होंगे एक तल में, किस तल में होंगे P क्रॉस ई, P क्रॉस ई होंगे एक तल में। जो टाउ होगा इनके लंबवत होगा। देखिए मान लीजिए मेरी हथेली है इस तरह से, यहां पर ये दो P क्रॉस ई है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, तो टाउ जो होगा, टाउ की डायरेक्शन होगी ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। मैं आपके लिए बता दूं, इसमें एक P और एक E, तो ये जो है देखो एक तल में है कि नहीं, देखो ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है, ये पूरा तल है और ये एक तल में है, ठीक है। तो P से मुझे कितना चलना है,
P से चलना है मुझे E की तरफ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको P मानूं तो मुझे किधर चलना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा इधर। तो जब मैं इधर जाऊंगा तो जो इसका परिणामी आएगा, इसका परिणामी आएगा ऊपर की ओर ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये जो है ये एक तल में है, ये आपको मालूम पड़ गया। तो एक तल में मैं तल को दिखा रहा हूं मैं इस हथेली के द्वारा ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब मुझे किधर चलना है, मुझे P से E की ओर चलना है। जब मुझे P से E की ओर चलना है तो मैं हथेली को P से E की ओर ऐसे लाऊंगा। तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा जा रहा है ऊपर की ओर। तो टाउ की डायरेक्शन किधर होगी, टाउ की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर। यानी कि P और E जिस तल में होंगे उस तल के लंबवत कौन किस हाथ से, सीधे हाथ से हम टाउ की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे टाउ का फॉर्मूला निकालना आ गया होगा और आप डायरेक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के बाद अब हम देखेंगे कि आखिर जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो कितना कार्य किया जाता है। तो शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, लंबाई कितनी, लंबाई इसकी 12, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। पूरी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब मालूम है कहाँ क्या बल लगेगा। ई की डायरेक्शन किधर है, F1 की डायरेक्शन किधर होगी, F2 की डायरेक्शन किधर होगी। मुझे डायरेक्ट आना है कार्य पर। अब मान लीजिए कि ये विद्युत द्विध्रुव जो इस समय स्थित है, ये स्थित है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर। इसके बाद अब मुझे कार्य देखने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया। थोड़ा सा माने अनंत सूक्ष्म, और अनंत सूक्ष्म को मैं मानूंगा d थीटा। तो देखिए ठीक है बेटा। तो इतने में ये कितना घूम गया, हालांकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा दिखाया है। ये जो घूमा है ये घूमा है d थीटा, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि आखिरकार d थीटा को घुमाने में मेरे द्वारा कितना कार्य किया गया। अब ये तो आप सभी को मालूम है कि अगर एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। इसका फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या होगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। आपने सरल रेखीय गति में कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर बल गुणा विस्थापन। ये सभी आपने पढ़ा है कि नहीं, ये सरल रेखीय गति के लिए। अब यहां जो विद्युत द्विध्रुव गति कर रहा है वो गति कैसी होगी आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो गति होगी घूर्णन गति। अब घूर्णन गति के लिए यही फॉर्मूला क्या होगा, सरल रेखीय गति में जहां बल था, घूर्णन गति में वहां क्या है, बल आघूर्ण। जहां सरल गति में विस्थापन था, विस्थापन की यहां पर स्थान कौन लेगा, कोणीय विस्थापन, ठीक है ना। तो घूर्णन गति में बल का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, कार्य का फॉर्मूला होगा कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। अब कार्य को W से डिनोट करते हैं, बल आघूर्ण कितने से, टाउ से। अब कोणीय विस्थापन कितना, बहुत अनंत सूक्ष्म, मैंने माना है टाउ डी थीटा। अब क्योंकि अनंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए कार्य भी तो अनंत सूक्ष्म ही आएगा, तो इसलिए मैंने कार्य को अनंत सूक्ष्म कितना मान लिया, dw। तो ये जो कार्य का जो मान आया है ये अनंत सूक्ष्म के लिए आया है, लेकिन एक्चुअल में हम वास्तविकता में अनंत सूक्ष्म कोण को घुमा नहीं सकते। ये तो हमने केवल बड़े कार्य को निकालने के लिए क्या है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा एंगल कहां से यहां ले लिया। यदि द्विध्रुव को थीटा नॉट से
थीटा तक घुमाया जाए, तो किया गया कार्य, अब तो थीटा से थीटा घुमा रहा हूं तो मैं क्या मान सकता हूं, W बराबर, अगर मुझे छोटे कार्य से बड़ा कार्य निकालना हो और सभी जो गैप हैं, जो डी थीटा है वो एक जैसे हैं, तो मुझे उन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए हम यूज किसका करते हैं, जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो इसलिए W बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक घूम रहे हैं, थीटा नॉट से थीटा तक। कितना कार्य है, टाउ डी थीटा। अब आपको पता है टाउ की वैल्यू कितनी, पीई साइन थीटा। तो क्या मैं टाउ की वैल्यू यहां रखूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर थीटा नॉट से थीटा लिमिट पीई साइन थीटा डी थीटा। तो W बराबर, तो देखिए पीई तो यहां पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा का, कहां से, थीटा नॉट से थीटा तक। तो W बराबर पीई साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा, लिमिट कितनी, थीटा नॉट से थीटा तक। ये फॉर्मूला है, घबराने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन है साइन थीटा डी थीटा का माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इंटीग्रेशन हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लिमिट रखनी है। तो लिमिट सबसे पहले कौन सी रखूंगा, लिमिट सबसे पहले रखी जाएगी ऊपर वाली और उसके बाद रखी जाएगी नीचे वाली। तो रखो W बराबर कितना, W बराबर पीई इंटीग्रेशन माइनस उसका चलो ठीक है, एक काम और करते हैं, लिमिट रखने से पहले मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, माइनस साइन को मैं पहले ले रहा हूं। तो W बराबर, अगर मैंने माइनस साइन पहले लिया तो माइनस पीई कॉस थीटा, लिमिट कितनी, थीटा नॉट टू थीटा। अब लिमिट को रखेंगे कैसे, लिमिट को रखेंगे सबसे पहले रखते हैं ऊपर वाली लिमिट, उसके बाद साइन चेंज करके नीचे वाली लिमिट। तो देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, W बराबर माइनस का पीई, पहली लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन चेंज करके दूसरी लिमिट, तो दूसरी लिमिट क्या है, कॉस थीटा नॉट, माइनस चिन्ह को अंदर भेज देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड P पे करेगा, E पे करेगा, प्रारंभिक और अंतिम कोण पर करेगा। ठीक है ना। अब मैं इसकी विशेष स्थितियों को देख लेता हूं। जैसे मान लीजिए यदि जैसे थीटा बराबर में 0 मानो, थीटा नॉट बराबर 0 मानो और थीटा बराबर मानो 90 डिग्री, तो क्या फॉर्मूला आएगा W का, W बराबर, डायरेक्ट करना हो देखना, W बराबर पी कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0 की वैल्यू कितनी 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा में 90 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0, तो W बराबर कितना, W बराबर पी। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन, थीटा नॉट बराबर में क्या ले लूं, थीटा नॉट में ले लूं 90 और थीटा बराबर क्या ले लूं, थीटा बराबर में ले लूं 180, तो W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, W की वैल्यू हो जाएगी देखो P कॉस थीटा नॉट यानी कि कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0, माइनस की जगह माइनस और कॉस 180 का मान क्या होगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो W बराबर क्या आ जाएगा
W बराबर P। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन में आप खुद देखना, थीटा बराबर 180 और थीटा नॉट बराबर 180, थीटा बराबर 270। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा W बराबर आ जाएगा माइनस का PE। चौथी कंडीशन, और थीटा बराबर लिया मैंने 0 और थीटा नॉट लिया मैंने 0 और थीटा बराबर लिया 360, तो W बराबर क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में W बराबर आ जाएगा 0। और ये आप डिफरेंट एंगल ले करके निकाल सकते हैं। इसमें साफ कुछ पूछना है, बताओ। हाँ बताओ क्या पूछना है। इंटीग्रेशन क्यों किया, ये छोटा कारक क्यों निकाला। अच्छा हाँ, तो बेटा देखिए यहाँ पर ये मैंने छोटा कारक क्यों निकाला। छोटा कारक मैंने इसे निकाला कि यहाँ पर जो डी थीटा है, ये डी थीटा क्या होता है, डी थीटा होता है परिवर्तित। देखो शुरुआत में कैसे, ऐसे देखो, ये हर बार डायरेक्शन अपने चेंज कर रहा है थीटा की नहीं, यानी कि जब मैं इसको पूरा कोण घुमा दूंगा तो पूरा कोण घुमाने में ये हर एंगल पर अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, हर एंगल पर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसकी वजह से थीटा यहाँ पर परिवर्तित होता है। अगर मैं बड़ा थीटा लूं तो, लेकिन अगर मैं छोटा थीटा ले लूंगा तो कोणीय विस्थापन कैसा हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, उसको हम अपरिवर्तित मान सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, बड़ा थीटा होगा परिवर्तित, छोटा थीटा होगा अपरिवर्तित यानी कि नियत होगा। तो इसलिए कार्य को मैंने डी थीटा के छोटे से अपरिवर्तित मान के निकाल दिया। इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे डी थीटा पर कार्य निकाले और उनको मैंने क्या कर दिया, उनको मैंने जोड़ दिया। ठीक है बेटा, आगे वैसे बस 2 मिनट का एक और स्थितिज ऊर्जा का और है, उसको मैं आपको अब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक, यहाँ मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्थितिज ऊर्जा है वो सीधे सीधे किससे लिंक है, किए गए कार्य के द्वारा लिंक है। अब आपने ये फॉर्मूला मैकेनिक्स में खूब पढ़ा होगा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा बराबर निकाय पर किया गया कार्य। अगर आपने निकाय पर किया गया कार्य निकाल लिया तो आप निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब कोई कार्य किसी निकाय पर किया जाता है तो वो उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर आपने निकाय पर किया गया कार्य निकाल लिया तो समझ लिए आपने क्या निकाल ली, निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। इसलिए U और W आपस में कैसे होंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बराबर। जो W का फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है किसका, U का। अब स्थितिज ऊर्जा में या फिर कार्य में भी, स्थितिज ऊर्जा में मैं इस एंगल को स्वयं की तरफ से कुछ भी मान सकता हूं। ठीक है, अब सबसे सिंपल क्या है जो माना जाए, सबसे सिंपल अगर ये cos थीटा टर्म 0 हो जाए तो उससे बेटर ही क्या है, और cos थीटा की 0 वैल्यू कहां होती है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो इसलिए मैं थीटा नॉट की वैल्यू क्या मानूं, थीटा नॉट की वैल्यू मानूं 90 डिग्री। तो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। अगर ये 0 हो गया तो माइनस PE cos थीटा। ये स्वैच्छिक है, ठीक बेटा, ये कैसे, ये किसके लिए है, ये स्वैच्छिक कोण के लिए। अब इसकी सदिश फॉर्म देख लेना, इसका सदिश फॉर्मूला क्या होगा। आपको पता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। तो U की वैल्यू क्या होगी, U की वैल्यू होगी माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। बस इस लेक्चर में इतना ही बताऊंगा, इसके आगे कुछ नहीं।